लिस्ट यानी एनपीआर को अपडेट करने और मरदमशुमारी 2021 की शुरुआत को मंजूरी दी है, जिसके बाद इस पर तनाजा शुरू हो गया। लोग एनपीआर और सरकार को शुकूक व शुबहात की नजर से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एनपीआर मुल्क भर में एनआरसी लाने का पहला कदम है। हालांकि सरकार इस दावे को खारिज कर रही है। काबीना के इस फैसले के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ कर दिया कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कोई लेना देना नहीं, दोनों के अलग वसूल हैं। अमित शाह ने कहा कि एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल एनआरसी के लिए हो ही नहीं सकता, बल्कि ये मरदमशुमारी 2021 से जुड़ा है। लेकिन माजी में सरकार की जानिब से एनपीआर और एनआरसी पर दिए गए बयान मौजूदा दी जा रही सफाई से मुख्तलिफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बात क्या है जिसकी पर्दापोशी है। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं यासिर जिलानी साहब दिल्ली से, जो कि बीजेपी तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले तहसीन पूनेवाला साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यासिर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। हालांकि मुझे तहसीन पूनावाला से सवाल करना था, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है। आपसे सवाल ये कि जो तर्क दे रही है, जो सफाई सरकार दे रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे, आखिर क्या है इसके अंदर जो एनपीआर और एनआरसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, सरकार बार बार ये कह रही है, क्या तर्क है? देखिए, अगर सरकार अगर कोई बात कह रही है और सरकार के वजीर आजम और सरकार के वजीर दाखिला कोई बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आवाम को समझने की ज़रूरत है। आवाम कहीं ना कहीं जो सड़कों पे है, एहतजाज जो कर रही है, मैं मानता हूं कि आर्टिकल 19 उनको हक देता है दस्तूर और हमारे आइन का कि आप आंदोलन करें, लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन को किसी राजनीतिक दल के जो रहनुमा हैं या जो लीडर हैं, उनके बहकावे में, उनके इशारे पे जो चीज़ें आ रही हैं, ख़ास करके जो हिंसात्मक जो तस्वीरें देखने को मिली हैं पिछले 40-50 घंटों में या पिछले 5-7 दिनों के अंदर, मुझे लगता है कि उस पर आवाम को समझने की ज़रूरत है। और आवाम कहीं ना कहीं उन नेताओं से के बहकावे में है जो हाशिए पे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो चाहते हैं कि वो आवाम को हमेशा से कांग्रेस और कांग्रेस के लाइक माइंडेड लोग, खास करके मुस्लिम तबके को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। और वो इस बार भी एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेके एक बहुत ही सुनियोजित और संगठित तरीके से कौम के बीच में जाके ये उन्हें बताने में कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दे रहे हैं कि इससे आप इफेक्टेड होंगे। मेरी गुजारिश आपके माध्यम से सना ये है कि आपको बहुत सारे लोग, खास करके मुस्लिम तबके में ये चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, न्यूज़ 18 उर्दू। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो आपको देखते हैं कि आप कम से कम बिल को पढ़ने की कोशिश करें। जो सीएए का बिल है, वो 3 जो इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, यासिर जिलानी साहब अभी एनपीआर को लेकर समझेंगे, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग हैं। और इसके बाद अगर बात करें 2010 में जिस तरीके से एनपीआर लागू किया गया और ये लागू कांग्रेस ने किया, उस वक्त मुखालिफत नहीं हुई, अभी क्यों इतनी हो रही है? उस वक्त लोगों ने मुखालिफत नहीं की थी। मुझे देखिए, ये बहुत सवाल अच्छा आपका है। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि कभी यही कांग्रेस पार्टी अपने एनआरसी को अपनी बेबी कहने वाली या एनपीआर को ये खुद लेके आए, जब उस वक्त मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो मैंने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करी है, उस वक्त किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि नेशनल जो एनपीआर आया है, पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें हम सबको चाहिए कि अगर कोई आदमी आके हमारी डिटेल को पूछता है, मैं खुद भी, अगर आप यकीन करें कि मैं, आप छोड़ दीजिए इसकी बात, मैं कहीं भी हिंदुस्तान से बाहर जाता हूं, मैं अभी यूरोप गया था एक डेलीगेशन के अंदर, तो मुझे सारे कागजात जमा कराने पड़े थे मेरा वीज़ा 2 दिन इसलिए नहीं लग पाया था कि किसी एक पेपर को लेके उन्हें कोई डाउट सा था, तो उस पेपर को जमा करने के बाद सबके वीजा लगने के बाद मेरा वीजा लगा। मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर एनपीआर आ रहा है, आपके बारे में जानकारी ली जा रही है, 2 क्लॉज उसमें आए हैं। लेकिन नहीं, सीधा आपने जवाब नहीं दिया यासिर साहब, सीधा जवाब आपने नहीं दिया।
क्योंकि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ये कहते हैं कि एनपीआर और एनआरसी दोनों अलग हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन अगर बात की जाए 2003 की, होम मिनिस्ट्री के जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त कहा गया था कि जो एनपीआर है वो बेस्ड होगा एनआरसी पर। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 2014 की अगर बात करें तो उस वक्त के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि इस का जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाए ताकि एनआरसी को लेकर काम किया जाए। और यही नहीं, किरण रिजिजू ने भी राज्यसभा में साफ तौर पर कर दिया 2014 में ही कि ये सीधा इसका लिंक जो है एनआरसी का है, एनआरसी से है एनपीआर का। नहीं, देखिए अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, वो उसी 2003 को भी आप कोट कीजिए जब मनमोहन सिंह ने उस वक्त के साबिक वजीर आजम डिप्टी जो थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, उनसे उन्होंने क्या कहा था जो सीए और एनआरसी को लेके जो हंगामा चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन मैं किसी इस तरह के बयान पे अभी जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आवाम को आपके जरिए ये बताना चाहता हूं कि अगर वजीर आप जाना नहीं चाहते लेकिन हम जाना चाहते हैं, यासिर जिलानी साहब आप नहीं जाना चाहते लेकिन हम जाना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 15 साल पहले सरकार का स्टैंड अब मुख्तलिफ क्यों हो रहा है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके तहसीन पूनावाला साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम में। और आपसे मुझे सवाल करना था लेकिन आप उस वक्त मौजूद नहीं, थोड़ा देरी से आए। आपसे सवाल ये कि एनपीआर को लोग एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं, बतौर एक वकील सुप्रीम कोर्ट में आप बैठते हैं, क्या आपको लगता है कि एनपीआर को एनआरसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जो आरएसएस के मेरे दोस्त इस शो पर हमारे मुल्क के आवाम को बता रहे वो सरासर गलत है और वो बात वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए इन्होंने। चाहता हूं सबसे पहली बात, तहसीन साहब उन्होंने अपनी बात खत्म की। ये जी अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा? अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऑफिशियली तर्जुमान हो गए बीजेपी के। यासिर साहब मुझे सुनाई कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। हेलो जी, हेलो, कंटिन्यू करें तहसीन साहब। जो यासिर साहब ने कहा आपके शो पे, वो मुल्क को और आवाम, जो यासिर साहब कह रहे वो आवाम को बिल्कुल गलत कह रहे। मैं आपको 2-3 बातें समझा दूं। सबसे पहले उन्होंने बात की, आखिर जो बात उन्होंने की मनमोहन सिंह जी की स्पीच की पार्लियामेंट के अंदर, जो उस वक्त के वजीर दाखिला और डिप्टी वजीर आजम अडवाणी जी को और अन्य को उन्होंने एड्रेस किया। वो स्पीच को गहराई से सुनिए, पूरा स्पीच पढ़िए। वजीर आजम मनमोहन सिंह, भूतपूर्व वजीर आजम मनमोहन सिंह उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उन्होंने किसी धर्म का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा सारे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू, सिर्फ बौद्ध नहीं, सारे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात की। सिर्फ 3 मुल्कों की बात नहीं की, अन्य रीजन्स की भी बात की, इंक्लूडिंग मालदीव्स की बात की जिसके साथ हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है। सबसे पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, प्रकाश कराट जी और मनमोहन सिंह जी के बाद इसके बाद एक अग्रीमेंट हुआ था कि जो सिटीजनशिप देंगे वो सारे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो शियाज हो वगैरह। पहली बात। दूसरी बात, एनसीआर में सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान जब हुए वो हुआ 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रावधान लाए उसके तहत पहला जो इनपुट है वो है एनपीआर, आउटपुट है एनआरसी। यानी कि पहले एनपीआर लिया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद एनआरसी होगी। जब वजीर आजम मोदी जी कहते हैं कि देखिए हमने एनआरसी की कोई रूल्स अब तक बनाए नहीं, वो गलत कह रहे। एनआरसी के रूल्स 2003 में ही बन चुके थे। फिर सवाल आता है कि एनपीआर तो कांग्रेस ने भी किया, यूपीए ने भी किया, बिल्कुल सही, लेकिन उस एनपीआर प्रक्रिया के अंदर आपके पिताजी और माताजी के जन्म स्थान और जन्म की तारीख नहीं मांगी जाती थी, इसमें मांगी जा रही है। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता कि यासिर अगर अपने अम्मी और अब्बू के जन्म के तारीख या डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर पाएंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस में, एनआरसी में शायद ये होगा कि वो बाहर हो जाएंगे, एनआरसी वो इस देश के सिटीजन नहीं माने जाएंगे। तो सीए कहां से आता? सीए इसलिए आता है क्योंकि सीए जो लोग बाहर हो गए इस प्रक्रिया से, हिंदूज, बौद्ध, सिख वगैरह, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी सिवाय मुसलमानों को। अब एक चीज आपको समझनी होगी, हमारे वजीर आजम और अमित शाह बार बार कहते हैं, वजीर दाखिला, कि देखिए ये जो सीए ये सिर्फ
32,000 करीबन जो प्रोसिक्यूटेड हिंदूज वगैरह है जो पाकिस्तान से हमारे मुल्क में इस वक्त रेफ्यूज ले रहे, उनके लिए ये प्रावधान लाया गया। अगर ये प्रावधान लाया गया तो आपने जो सीए की एक्ट बनाई उसके अंदर आपने नंबर क्यों नहीं डाला कि सिर्फ इन 32,000 लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी? आपने इसे ओपन क्यों रखा? पहली बात। दूसरी बात, सिंपल सवाल है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पूछा है, 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेडलाइन क्या होता है सीए में? 31 दिसंबर 2014 ये वेग डेडलाइन क्यों, ये आर्बिट्री डेडलाइन क्यों? क्या 1 जनवरी 2015 क्यों नहीं? 30 दिसंबर 2014 क्यों नहीं? क्या अमित शाह जी ये मानते हैं कि 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, हिंदू है, बौद्ध है, वो प्रोसिक्यूट नहीं हो रहे? 31 दिसंबर पे पाकिस्तान ने कट ऑफ कर दिया, कहा अब इसके बाद हम प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। तो ये नंबर कहां से आया? आप इस चीज को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। ये षड्यंत्र, मैं अपनी बात खत्म करता हूं समझाते हुए। पहले सीए लाया गया, उसके बाद एनपीआर होगा, एनपीआर के बाद होगी वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसके बाद होगी एनआरसी। एनआरसी में जो लोग बाहर हो गए, जैसे अमित शाह जी ने खुद बंगाल में कहा, सीए के तहत उन्हें वापस सिटीजनशिप दी जाएगी सिवाय मुसलमानों को। यासिर जिलानी साहब, 2010 में जिस एनपीआर को लागू किया कांग्रेस ने, वो एनपीआर मौजूदा एनपीआर से बहुत मुख्तलिफ है। आपने तहसीन पूनावाला का जवाब सुना होगा। जी जी जी, देखिए मेरे जो फाजिल दोस्त हैं, बड़े ज़हीन वकील भी हैं और बहुत अच्छे केसेस लड़ते हैं, बहुत जुझारू भी हैं। यकीन मानिए कि इन्होंने बहुत ही संजीदगी में चालाकी दिखाते हुए ये कह दिया कि यासिर जिलानी जो है, अगर इनके अब्बू और अम्मी का पिछला इतिहास नहीं पता चला तो ये एनआरसी में चले जाएंगे और भारत से अलग हो जाएंगे। ये एक जो कांग्रेस और लाइक माइंडेड कांग्रेस के लोग बैठ के नहीं, लेकिन एनपीआर का जो क्वेश्चन आया है, यासिर साहब आपको भी समझना होगा, ये गलत है। एनपीआर का जो क्वेश्चन आया है उसमें वालिदा का बर्थ नहीं, आप देखिए, आप मुझे नहीं आप समझा नहीं सकती मुझे। मैं आपसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जवाब भी ये आप भारत के सिटीजन होने के आपके जवाब में सवाल जोड़ रही हूँ ताकि मेरे इस सवाल का भी जवाब आ जाए। जवाब ये कि जो क्वेश्चन आयर है, जो क्वेश्चन आयर है, जो एनपीआर का क्वेश्चन आयर है, उसमें वालिदा की बर्थ प्लेस को भी पूछा गया है। तो फिर ये क्या दिखाता है? इससे पहले जो सेंसस हुए, वालिदा का बर्थ प्लेस नहीं पूछा गया उसमें। हिंदुस्तान के किसी शहर में अगर हमारी वालिदा किसी हिंदुस्तान के किसी शहर में उनकी पैदाइश होगी तो ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें अगर उनकी जानकारी को हम छिपाएंगे तो मैं पाकिस्तान या बांग्लादेश कैसे चला जाऊंगा, ये मुझे तहसीन भाई बताएं, क्योंकि ये तो बहुत संजीदगी के साथ किसी मुद्दे पे आ जाते हैं और बहुत अच्छी बात रखते हैं। लेकिन इस तरीके से मेरी गुजारिश है कि कम से कम आप गरीब लोगों को और गरीब माइनॉरिटी में मुसलमानों को बहकाने की कोशिश नहीं करिए, जो कांग्रेस और आपके लाइक माइंडेड लोग कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन में। आपने देखा है कि क्यों एक दिल्ली के, साउथ दिल्ली के एक इलाके में, शाहीन बाग में 15 दिनों से लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है, वो चाहते क्या है, ये जानने की कभी कोशिश करी तहसीन भाई ने? या ये जानने की कोशिश करी कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अगर आपने तो बिल को भी पढ़ा है, सीए जब आया तब भी आप जानते हैं कि सीए के क्या स्वरूप हैं, क्या प्रारूप है, क्या उसके पॉइंटर्स हैं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसाफ नहीं करते हैं। जब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तो ये एक विचारधारा से जुड़ जाते हैं, और विचारधारा, उस विचारधारा का काम है मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम, मौजूदा हुकूमत के वजीर दाखिला को टारगेट करना। अगर आप टारगेट करेंगे तो हिंदुस्तान के अवाम के साथ सरकार इस पर निशाने पर है कि सरकार लोगों को कंफ्यूज कर रही है। लेकिन यासिर जिलानी साहब आप पर निशाने साध रहे हैं। वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं इस एनपीआर को लेकर, सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर। ये इस मुल्क का सबसे नंबर 1 उर्दू शो है और नंबर 1 उर्दू चैनल है। सारे इस मुल्क की आवाम इस हमारे शो को देख रही है। मैंने जो कुछ भी कहा आप इसका फैक्ट चेक कर लीजिए, गूगल पर पढ़ लीजिए, या इसका कानूनी मैंने प्रावधान बताया, मैंने एक्ट बताया 1955 सिटीजनशिप एक्ट, 2003 का अमेंडमेंट बताया। क्या यासिर भाई ने एक भी कानूनी प्रावधान बताया? पहली बात। दूसरी बात प्लीज यासिर भाई मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात देखिए, अगर आप मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के आप बर्थ
बर्थ सर्टिफिकेट कल मांगोगे, मेरी अम्मी, मेरी खुद की अम्मी, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास आधार है, उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स है सिवाय उनके बर्थ सर्टिफिकेट के। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि वो इंडियन सिटीजनशिप है, तो ओनस मुझ पे हो जाता है कि मैं प्रूव करूं कि मेरी अम्मी इंडियन सिटीजनशिप है, क्योंकि जो 2003 में प्रावधान हुए एनआरसी एक्ट में, इसमें यह होता है, सिटीजनशिप एक्ट में इसमें यह होता है कि अगर मेरी मम्मी इंडियन सिटीजन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं भी इंडियन सिटीजन नहीं हूं, इसके बावजूद कि मैं इस मुल्क में मैंने जन्म लिया है। यह अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में लाए। क्या यह कानूनी में गलत कह रहा हूं? आप इसे ढूंढ लीजिए। तो आप इस तरीके से, तो वरना आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सीएए में अगर आप कहते सिर्फ 32,000 पीड़ित लोगों के लिए आपने ये कानून बनाया, जो सीएए का कानून आपने लाया, अमेंडमेंट लाया है, आप उन 32,000 लोगों को सिटीजनशिप क्यों नहीं देते थे? सिटीजनशिप के साथ आप एक घर भी दे दीजिए, चलिए दीजिए, गाड़ी भी दीजिए, कौन सा कानून आपको रोक रहा है? आपने इसे ओपन क्यों रखा, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, आप ये मुझे बताइए कि 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट क्यों? क्या 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान में जो हमारे माइनॉरिटीज है वो प्रोसिक्यूट नहीं हो रहे? तो ये वेग डेट क्यों? इसका आप बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए यासिर साहब। नहीं, देखिए इन्होंने या तो बिल को जानते हुए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये बहुत डिफरेंट तरीकों से बात रखते हैं, अच्छे लॉयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ये बैटिंग करने की जिस पिच पे कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ये फेल साबित हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग भी देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो बात इन्होंने कही है, मैं इन्हीं से सवाल करता हूं कि जिस आप अधिनियम की बात करी आपने, और आपने 2014 की कट ऑफ लिस्ट की बात आपने करी, आप ये बताइए कि सरकार ने एनआरसी को लेके अभी तक जो उनकी सिचुएशन रही है, जो वजीर आजम ने बात कही है, कहाँ आके क्या कह दिया है? कोई बिल आपने देखा, कोई स्वरूप आपने उसका देखा, कहीं आपने देखा कि पटल पे आया है? तो फिर आप आया नहीं है। यासिर जिलानी साहब, माफ कीजिएगा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या लोगों में कंफ्यूजन पैदा नहीं होता जब मुल्क का वजीर दाखिला ये कहता हो कि हम सीए लाने के बाद एनआरसी लाएंगे, फिर एनपीआर का भी मामला सामने आ गया, तो आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन पैदा होगा? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम लेकर आएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अभी नामो निशान ही नहीं है। जब होगा नामो निशान तब लाइन में खड़े हो जाइएगा। सना, आप चलिए, आपकी ये बात मानता हूं कि वजीर दाखिला ने ये बात कही, तो वजीर दाखिला ने ये कब कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाना है? आप बताइए, कोई एक कोट बताइए, कोई एक उनके किसी भी स्पीच में, या कहीं, चाहे वो संसद का पटल हो या कहीं कोई रैली हो, कहीं भाषण, जिसको सब लोग कोट करते हैं जो विपक्ष के लोग हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्यों क्लियर बात नहीं रखी जा रही है? और एक चीज़ मैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपके माध्यम से बता दूं कि 1947 में जिना के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले मुसलमान इस भारत के भूमि पुत्र हैं, इस भूमि के रहने वाले हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप सवाल करें कि हम नहीं डर रहे हैं। आपको बहुत बहका लिया, पिछले 70 साल में आपको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी, और ये आपको ताकत हम नहीं देते, या भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, सरकार नहीं देती, ये भारत का दस्तूर और आईन देता है कि आप 1947 के बाद जो भारत में रह रहा है वो भारत का भूमि पुत्र है, यहां से कहीं कोई नहीं जाएगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जो लोग आपके पास आते हैं, ये कहते हैं कि आइए बड़े से बड़े एहतजाज करते हैं, बड़ा सा बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, उनसे सवाल कीजिए कि उन्होंने आपके साथ 70 साल में आखिर किया क्या? आपके कंधे पे राजनीति करनी चाहते हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख के। बहुत मायूसी हाथ लगने वाली है, क्योंकि नौजवान जो मुसलमान नौजवान जो है, जो अलग अलग इदारे में, अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, वो अब आपसे सवाल जरूर करेगा, क्योंकि उसको ये धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। और जो टारगेट सरकार ने दिया है 3 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, बताना है, उसकी शुरुआत हो गई है। हमारे जो मरकजी वजीर अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो पिछले 3 से 4 दिनों में जिस तरीके के उनके आर्टिकल और जिस तरीके के उनके जो मैसेज हैं भारत के लोगों के लिए, ये भी समझने की जरूरत है कि सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, लेकिन इसके बावजूद शायद सरकार की बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की बातों पर यकीन नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है। क्योंकि हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना हम इसी स्टूडियो में रहते हैं, यासिर साहब, हम इसी स्टूडियो में रहते हैं, रोजाना हम देखते हैं मुखालिफत में उतर रहे हैं लोग, हिमायत हालांकि बीजेपी की तरफ से की जाती है।
देखिए, हिमायत आप बिल्कुल हालांकि सही बात हिमायत कह में रही हैं। रैलियां बीजेपी करती है, लेकिन मुखालिफत नहीं, में जब मुखालिफत में जो जोरदार सना एहतजाज है साहिबा, वो जब हो रहा है। intellectuals- इसे आप जब झुटला नहीं intellectuals हमारे सकते, बुद्धिजीवी इसे आप वर्ग नहीं झुटला सकते। एक- तहसीन एक- पूनेवाला साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते थे यासिर जिलानी नहीं, के नहीं, जवाब? मैं बिल्कुल, देखिए, मैं आपको तहसीन पूनेवाला, देखिए जब आप इस मुल्क के नंबर 1 चैनल पे बैठे हो, आप फैक्चुअल बात अगर हम करें तो अच्छा होगा। हम कानून की बात करें, आइन की बात करें, ना कि रेटरिक करें। रेटरिक से किसी का पेट नहीं भरता, तो कानून की बात करें। सबसे पहले मेरे काबिल दोस्त यासिर जी ने कहा कि 1947 में जो पैदा हुए यहाँ पर, जो यहाँ रह गए 1947 के बाद, वो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन है। उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पढ़ी नहीं है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आती है इन फोर्स 1955 के अंदर। मैंने 2 बार आपके शो पे कहा 1955 सिटीजनशिप एक्ट, उसके बावजूद वो कहते हैं 1947, यानी कि आपने सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं सिटीजनशिप एक्ट क्या है। दूसरी बात, बार बार आप सेंसस की बात करते हो। अरे आपने सिटीजनशिप एक्ट, मुझे इमिग्रेंट एक्सपल्जन एक्ट जो है वो अलग 1950 आसाम एक्सपल्जन, वही बता दीजिए। अगर वो आप क्लियर कर दें वकील साहब, तो मुझे लगता है कि भारत का मुसलमान समझ जाएगा। इमिग्रेंट एक्सपल्जन 1950 आसाम, वही आप पढ़ के बता दें। आई रिक्वेस्ट यू कि मैं डिस्टर्ब ना हो, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, बार बार आपने सेंसस की बात की, आपने 2 बार आप जब बात कर रहे थे आपके वक्ता में आपने सेंसस की बात की। सेंसस जो है ये आता है 1948 एक्ट के तहत। सेंसस और सिटीजनशिप एक्ट, ये पार्लियामेंट के 2 अलग अलग एक्ट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, कोई बेर नहीं। सबसे पहली चीज आपको यह समझना होगा, सेंसस एक अलग प्रक्रिया है, पार्लियामेंट के एक अलग कानून के तहत आती है, और सेंसस का डेटा, अगर आप सेंसस एक्ट पढ़े, सेंसस का डेटा आप एनपीआर के साथ, सिटीजनशिप के साथ नहीं शेयर कर सकते। जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि सेंसस और सेंसस के साथ इसे जोड़ते हैं, वो गलत बोलते हैं। क्योंकि अगर ये कहते हैं, अगर यासिर साहब यहां पे आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए ऑफिशियल कैपेसिटी में कहते सेंसस और एनपीआर जुड़े हुए, तो मैं उनको चैलेंज देता हूं, 2011 का सेंसस रिपोर्ट आप रिलीज कर दीजिए, कीजिए 2011 का सेंसस, इनको पार्टी से निकाल देने आएगा अगर उन्होंने किया। सेंसस आ ही नहीं सकता सिटीजनशिप एक्ट में, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। आप यहां पर आके गलत बात मत कीजिए आवाम को। तीसरी बात, अब मैं आपको अपनी बात बड़ी सरलता से दोबारा से समझाता हूं। एक व्यक्ति है असलम, दूसरा व्यक्ति है राम। राम के पास उसकी मम्मी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, असलम के बाद भी उसकी मम्मी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। दोनों ने वेरिफिकेशन प्रोसेस में दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन राम ये कह सकता है सीए के चलते हुए कि मैं प्रोसिक्यूटेड हूं, इसलिए उसे नागरिकता मिल जाएगी। असलम को वो प्रावधान नहीं है। वो प्रावधान सीए 6 धर्मों को देता है सिवाय मुसलमानों को। और बार बार आप जब कहते हो क्या आपने बिल पढ़ा है, उस बिल को पढ़ा ही नहीं। मैंने उस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उस पर मौजूदा हुकूमत को नोटिस मिली है। आप खुद इस प्रावधान को अगर पढ़ोगे तो उसमें बड़ी मेहरबानी होगी। यासिर साहब, सीए और एनआरसी में जो बुनियादी फर्क है उसे समझाया। देखिए, नहीं, उन्होंने गलत समझाया और आवाम को भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत फहमी की तरफ लेके जाने की कोशिश करी। उन्होंने 6 माइनॉरिटी का जो बिल आया है वो सीएए के लिए आया है। हम चर्चा क्या कर रहे हैं इस वक्त, एनपीआर की चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को इन्होंने छोड़ दिया। मुसलमान कौन से मुसलमान? हम जो वहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार होकर भारत आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर। मुझे यही कंफ्यूजन पता नहीं चल रहा है कि आप वकील हैं और आपको ये भी आइडिया नहीं है कि आप एनपीआर और सीए को इकट्ठे लाके खड़ा कर रहे हैं। यासिर साहब, आप सीए को लेकर और मुझे आप कह रहे हैं कि आप उसको मत जोड़िए, इसको मत जोड़िए, आप पहले अपने आप से क्लियर हो जाइए। 6 माइनॉरिटी ही वहां पर सिर्फ तशद्दुद का सामना कर रही थी, परेशानी का सामना कर रही थी। ये भी हो सकता है ना कि जो मुसलमान यहाँ पर आए हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो भी किसी न किसी तशद्दुद का शिकार रहे हों। फिर आप तो उन्हें कर दे रहे हैं ना, अलग एग्जिट कर दे रहे हैं। ये बुनियादी सवाल तो यही उठ रहा है ना यासिर साहब। शायद आपको आवाज नहीं जा पा रही है। तहसीन साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आखिर एनपीआर और एनआरसी जिस तरह से लोग जोड़कर देख रहे हैं,
यासिर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन को समझना बेहद जरूरी है कि एनपीआर एनआरसी से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। एनपीआर, एनआरसी और सीए तीनों भी इंटरकनेक्टेड है। मैं दोबारा से आवाम को समझाता हूं। देखिए, यासिर साहब ने अभी अपने वक्ता में एक बात कही। उन्होंने कहा जो पीड़ित लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हमारे मुल्क में आ रहे, ये भी उन्होंने गलत कहा, क्योंकि खुद सीए का कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। अगर कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, तो फिर लोग कैसे आ रहे मुल्क के अंदर? पहली बात आप वो समझा दीजिए। दूसरी बात, वो इस बात का जवाब नहीं देते कि 31 दिसंबर 2014 किस बेसिस पे इसको कट ऑफ डेट दिया, इसका कोई जवाब नहीं उन्होंने दिया। तीसरी बात मैं दोबारा से समझाता हूं। जो 2003 में सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुआ था, उसके तहत पहला होगा एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसके तहत जो लोग, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा वेरिफिकेशन। सबका इस रजिस्टर में सबका नाम आएगा, सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों का नहीं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है उनका नाम आएगा। उसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो डाउटफुल हो गए, एनआरसी के तहत वो फिल्टर आउट हो गए। ये है प्रोसेस, एनपीआर वेरिफिकेशन, एनआरसी। अब जो लोग फिल्टर आउट हो गए, मान लो राम नाम का एक व्यक्ति, वो फिल्टर आउट हो गया क्योंकि इस एनपीआर में आपके मां बाप के जन्म का आपके मम्मी डैडी वालिद और आपकी अम्मी का बर्थ डेट और आपके और बर्थ प्लेस मांगा जाएगा। अगर आपके पास वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो सबूत नहीं है, जैसे मेरे पास अपनी मम्मी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो पासपोर्ट, आधार, इन चीजों को नहीं माना जाता है एज सिटीजनशिप प्रूफ। तो बोलेंगे कि आपकी अम्मी सिटीजन है, उसके चलते तहसीन भी सिटीजन है। अगर राम बताएंगे कि मेरे पास भी अपनी मम्मी डैडी का बर्थ सर्टिफिकेट है, राम को सीए के तहत मिला जाएगा। मैं एक लास्ट चीज दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं। अगर जो 32,000 लोग हमारे मुल्क में आ चुके हैं, जो पीड़ित लोग हैं, हुकूमत को, यासिर भाई मुझे एक कानून बता दे जो रोकता है सरकार को, मौजूदा हुकूमत को, उन्हें सिटीजनशिप देने को। वो दे दे, वो तो उन्हीं का विशेष अधिकार है। उसके लिए कानून क्यों बनाया, उसे ओपन क्यों रखा, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। जी यासिर साहब, यासिर साहब उम्मीद करते हैं आपको आवाज मिल रही है। देखिए, उन्होंने बार बार आपको अपनी पूरे हाँ मिल गई। इन्होंने पूरे अपने बयान में लगातार जो रिपीट कर रहे हैं, राम और सलीम को लेके ये बात रख रहे हैं, और ये मुझे नहीं बता पा रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनको घर दे दें, उनको गाड़ी दे दें, उनको रहने के लिए जगह दे दें। आप बताइए कि कल अगर इस तरह की कोई बात सरकार अगर करती है तो ये डिटेंशन सेंटर को लेके ये हंगामा करते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि जो लोग प्रोसेस के थ्रू आएंगे उनमें वक्त लगता है, क्योंकि ये लॉयर हैं। बट एक सवाल और करना चाहूंगी, एक सवाल और। एग्जैक्टली है वो आवाम को नहीं बताना। अगर ये एग्जैक्टली आवाम को बताएंगे, जो लोग इन्हें देख रहे हैं, जिस पार्टी सीए को लेकर जब आएंगे जो लोग यहाँ पर, जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी, तो क्या इंटरनल सिक्योरिटी कोई मसला नहीं दरपेश होगा? इस पर कहीं बहस ही नहीं हो रही, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ मुसलमान ही इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बनते हैं। मुझे एक बात, नहीं, ये भी किसी ने नहीं कहा। ये सरकार ने कब कहा? और इंटरनल सिक्योरिटी हमारी सबसे बड़ी एक जो भारत की जो सबसे बड़ी, इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं सर। सीए के बाद ये सवाल उठता है, ध्यान देता है, इसको नजरअंदाज कर रही है सरकार फिर तो। लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पैदा करके अगर इस तरह के प्रवक्ता आके आपको कंफ्यूज करेंगे तो आप इस तरह का सवाल करेंगी। ये बताइए कि कहीं एक आप मुझे किसी भी नेता का, जो दो बड़े लीडर हैं भारत के इस वक्त, उनके किसी बयानात में आप मुझे बताएं कि उन्होंने ये बात कही हो। तहसीन साहब से जवाब ले लेते हैं। तहसीन जल्दी क्या से कहा गया, क्यों भारत में इतना हंगामा मचा? सबसे पहले बात नहीं मैं आपको जी मुझे यासिर भाई की बात पे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि यासिर भाई ने कहा कि देखिए इस प्रोसेस में अगर सिटीजनशिप देना चाहेगा इसमें समय लग जाएगा। अगर यासिर भाई थोड़ा सा इस रिसर्च डिबेट में पढ़ते आते तो अगर कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है, यानी कि जाहिर बात है जो लोग हमारे मुल्क में आ चुके 2014 के पहले आ चुके, हम 2020 में जा रहे, 2020 में वैसे ही 6 साल हो गए। सिटीजनशिप एक्ट में न्यूट्रलाइजेशन 6 साल में ही होता है, वैसे उनको सिटीजनशिप मिलती है। आप कौन सा कानून, आप मुझे कानून का नंबर बताए जो मोदी जी और अमित शाह जी को रोकता है उन्हें सिटीजनशिप
सिटीजनशिप देने के लिए कि आपने ये कानून लाया। आप कानून का मुझे नंबर बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांगूंगा नेशनल टीवी पे। बताइए कानून नंबर, बताइए आप। तो बहस Challenge छिड़ी करता हुई हूं मैं लगातार और इस पर सरकार आपकी की बात दलीलें आपको अपनी माफी हैं और मांगने साथ की ही साथ जरूरत- कानून का अपनी आप जो liberal कानून लोग बताइए। भी माफी सवाल मांगने की जरूरत उठा नहीं रहे है। हैं। आप फिलहाल सिर्फ वक्त की भारत रेत के कमी, आप लोगों के दोनों साथ मेहमानों सच का बोलिए। शुक्रिया अदा करना सच चाहेंगे। अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, आदा।